हेलो 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 वेलकम टू जूलॉजी क्रॉनिकल्स एंड आज के लेक्चर में हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम हिस्ट्री वाले पार्ट्स को कवर करेंगे बिकॉज आजकल के एग्जाम्स में ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की थी और इसके रिगार्डिंग कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी 1877 जिसमें आए थे फेफर। फेफर जो साइंटिस्ट थे, विलियम फेफर ने प्रपोज मेम्ब्रेन थ्योरी ऑफ सेल फिजियोलॉजी। इन्होंने वैसे तो ये क्या थे, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, ऑस्मोसिस के ऊपर वर्क किया था बहुत ही ग्रेट अमाउंट में। तो इन्होंने सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसकी थ्योरी को दिया था सेल फिजियोलॉजी के पार्ट के अंदर। ओके 1889 के अंदर हैमबर्गर आए। हैमबर्गर ने, वैसे तो बर्गर नहीं है, ये साइंटिस्ट का नेम है हैमबर्गर। ओके, यूज hemolysis of erythrocyte to determine permeability of solute। हैमबर्गर का फिनोमिना भी है हैमबर्गर क्लोराइड शिफ्ट, जो कि आरबीसी के रिगार्डिंग है ना। उन्होंने बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर आरबीसी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती है, लाइक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के 3 सॉल्यूशंस को डिटरमाइन किया गया। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो क्या होगी, आरबीसी श्रिंक करेगी। फर्दर लेक्चर के हम टोनिसिटी को पढ़ेंगे वैसे डीपली कि क्या होती है टोनिसिटी, और उसको अच्छे से डायग्रामेटिक व्यू से देखेंगे। फिलहाल के लिए हम रिमेंबर कर लेते हैं 1889 में हैमबर्गर ने ये फिनोमिना डिस्कवर किया था। फिर 1935 के अंदर आए कार्ल लोएमान। उन्होंने डिस्कवर की थी एटीपी एंड इट्स रोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी एटीपी, है ना। कौन वो इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सिंथेसिस करता है एनर्जी का, याद आता है। 1935 में ही डेवसन और डेनेली ने, यहाँ पे हार्वी लिख रहा था, डेवसन एंड डेनेली ने प्रपोज की थी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सैंडविच मॉडल जो उनका था। 1941 में बॉयल एंड कॉनवे ने मेम्ब्रेन ऑफ रेस्टिंग फ्रॉग मसल्स वाज परमिएबल टू के प्लस एंड सी एल माइनस आयन। यानी जैसे कोई रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, उसमें के प्लस और सी एल माइनस आयन के लिए वो परमिएबल होता है। यानी परमिएबिलिटी किसके लिए होती है, यानी परमिएबिलिटी को हमने पढ़ा था कि परमिएबिलिटी होती क्या है कि कोई भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, उसे हम उसकी परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो के प्लस और सी एल माइनस इनके लिए क्या है, परमिएबल होता है रेस्टिंग पोटेंशियल में सेल मेम्ब्रेन। ये किसने बोला था, बॉयल और कॉनवे ने। फिर 1997 के अंदर जेम्स शाउ आए। उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर दी सोडियम पोटेशियम पंप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको फर्दर लेक्चर के अंदर भी हम देखेंगे कि क्या होता है और कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन आउटर लेयर ऑफ द सेल। 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, है ना। इट इज कंपोज मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अंडरलाइंस ए वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द बीटिंग ऑफ एन एनिमल हार्ट। यानी एनिमल हार्ट की बीटिंग से लेकर, फ्रॉम द बीटिंग ऑफ द एनिमल हार्ट टू द ओपनिंग ऑफ द टिनी पोर्स इन लीव्स दैट एनेबल गैस एक्सचेंज। यानी ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि वो एक हार्ट की बीटिंग से लेकर, यानी मतलब हार्ट बीट कर रहा है ना, उसकी बीटिंग की रेगुलेशन से लेकर जो टिनी पोर्स होते हैं हमारी लीव्स के अंदर, जो कि क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उसको मेंटेन तक करता है एनवायरनमेंट के अंदर। अ वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन में बी ग्रुप्ड एज अंडर। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन के हैं, तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्ट। वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्ट हर कोई नहीं पढ़ाता है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, पैसिव वर्ड ही बता रहा है। पैसिव क्या वर्ड को डिनोट करता है कि किसी भी एनर्जी एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट नहीं है।
यानी नो एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, यानी अब सब्सटेंस जो होगा वो अपने ग्रेडियंट के अक्रॉस ही, अपने ग्रेडियंट सेल्फ ग्रेडियंट के अक्रॉस ही क्या करेगा, मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कैसा होगा, डाउन हिल मूवमेंट। एक चीज बताइए, पहाड़ से नीचे आने पर किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, आप जल्दी से आओगे। जबकि पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आपको डिफरेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है हमें जब भी हम पहाड़ पे जाते हैं, जबकि पहाड़ से नीचे कितनी इजीली इजीली आ सकते हैं अपन। तो उसी टाइप से इसको डाउन हिल मूवमेंट बोला। इसके कई सारे टाइप्स हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है, तो सिंपल डिफ्यूजन नेम ही बता रहा है, डिफ्यूजन होगा सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और सिंपल यानी बिल्कुल किसी भी टाइप की प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, यानी नो प्रोटीन कैरियर रिक्वायर्ड। अब कैसा मूवमेंट होगा, ऑब्वियसली कहाँ से हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, किसी भी टाइप का वो क्या करता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अक्रॉस ही मूवमेंट करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ओके, उसके बाद नो एनर्जी रिक्वायर्ड, भी बोला, पहले ही बोला था कि डाउन हिल मूवमेंट है, किसी भी टाइप की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। नो स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नहीं होता है। ओके, टोटल डिफ्यूजन के अंदर तो होगा बट सिंपल डिफ्यूजन के अंदर नहीं होगा। नो सेटअप इक्विलिब्रियम डराइव्ड बाय एंट्रोपिक कंसिडरेशन, यानी किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम नहीं होगा सेटअप। ओके, मीन्स क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम हो गया तो क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूसली होता है ना। यानी अगर हायर इक्विलिब्रियम है और हायर इक्विलिब्रियम सॉरी हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। बट अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, दोनों लेयर के अक्रॉस कंसंट्रेशन सेम हो गई, तो किसी भी टाइप का डिफ्यूजन नहीं होता। तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी टाइप का इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता है। और ड्राइव्ड बाय एंट्रोपी कंसंट्रेशन। ओके, कंसिडरेशन। ओके, एंट्रोपी का मीन्स होता है रैंडमनेस, यानी किसी में क्या होता है कि रैंडमनेस, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कहीं ज्यादा है यानी हायर कंसंट्रेशन है, एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कहीं लो है, तो हायर कंसंट्रेशन वाला क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये उसके अंदर क्या हो गई, एक रैंडमनेस हो गई। एंट्रोपी को हम रैंडमनेस भी से भी डिनोट करते हैं। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई डिफ्यूजन हो रहा है किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसमें हमने प्रेशर लगा दिया। प्रेशर क्या करेगा कि वो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे प्रेशर की वजह से। तो ये इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, यहाँ वेरी स्मॉल O2 CO2 नहीं है यहाँ पे, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 एंड CO2 और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, इनका तो सिंपल डिफ्यूजन होना ही है ना, क्योंकि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है उसके थ्रू तो होता ही है। तो स्टीरॉइड इसके एग्जांपल है ना। और O2 और CO2 का डिफ्यूजन इजिली कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ओके, फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सिंपल डिफ्यूजन, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, यानी इम्परमिएबल है किसी आयन के लिए, या फिर सेमी परमिएबल, वैसे सेमी परमिएबल होती है, कईयों के लिए इम्परमिएबल भी होती है। ओके, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी किसी भी जैसे हायर कंसंट्रेशन है कहीं तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा कोई मॉलिक्यूल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कोई भी टाइप का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी गई है तब हो सकता है। प्रेशर मैंने ऑलरेडी अभी एग्जांपल दिया था, पिस्टन की हेल्प से प्रेशर लगाया किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक साइड में, तो उस साइड वाले जितने भी कंसंट्रेटेड आयंस हैं वो कहाँ मूव करेंगे, वो मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। मतलब लाइक जहाँ से ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां से अवे मूव करेंगे, यानी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेंगे। ओके, अब एक चीज आती है स्मॉल O2 और CO2 का डिफ्यूजन। तो हम O2 और CO2 के डिफ्यूजन के लिए हम जब भी बात करते हैं तो हम एल्वुलाई की बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं एल्वुलाई का डायग्राम, खुद अभी बनाते हैं लाइव की किस टाइप से एल्वुलाई होती है। तो इस तरीके से एल्वुलाई होती है। ओके, उसी से एसोसिएट रहती है यहाँ पे कोई भी ब्लड कैपिलरी इस तरीके से एसोसिएट है। अब एल्वुलाई से सिंपल डिफ्यूजन होता है किसका, यहाँ पे जैसे CO2 है तो वो हायर कंसंट्रेशन में है, तो ये डिफ्यूज आउट होके कहाँ आ जाएगा, कैपिलरी में आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे O2 कंसंट्रेशन जहाँ लो था वहाँ आ जाएगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पे माना कि CO2 कंसंट्रेशन जो है वो कम है और यहाँ पे जो कैपिलरी है इसमें CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा, कैपिलरी नहीं बेसिकली ब्लड सेल के अंदर। तो क्या होगा कि यहाँ से डिफ्यूजन हो जाएगा किसमें,
एल्वियोलाई के अंदर। तो इस टाइप से सिंपल डिफ्यूजन होता है, यहाँ किसी भी टाइप के कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसको इसलिए इसको सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए अब डायग्राम देख लेते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन होता कैसे है। तो पहले भी बोला कि आयन है, कोई भी आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल है, वो आ रहा है सिंपली डिफ्यूज आउट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना जनरली ऐसे शोकेस की है, और भी सारे कैरेक्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, उसको शो नहीं किया है। ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन में नॉर्मली या तो अक्रॉस या फिर चैनल के थ्रू होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन की बात आती है, अगर वो चैनल के थ्रू हो रहा है डिफ्यूजन, तो फिर इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों नहीं बोल सकते? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि चैनल जो है वो कोई भी मैकेनिज्म शो नहीं कर रहा है यहाँ पे डिफ्यूजन के लिए। ओके, सिर्फ पाथ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एक पोर की तरह पाथ प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से इसको सिंपल डिफ्यूजन बोला गया। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन भी डिफ्यूजन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ये हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वैसे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो उसके अंदर देखते हैं। तो अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी किसका पार्ट है? ये भी पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। तो मूवमेंट फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट, ये हमने बोला कि ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव करेगा, यानी हायर से लोअर ही मूव करेगा। अब इसमें क्या है कि कैरियर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मॉलिक्यूल थोड़े से लार्ज हो गए। हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात की थी तो इजीली डिफ्यूज हो रहे थे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, पर अब मॉलिक्यूल्स लार्ज हो गए, जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या चार्ज मॉलिक्यूल है जैसे आयंस हैं। अब इनका जो डिफ्यूजन होगा ना, वो कैसे होगा? वो होगा अपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी इवन तक यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड है, बट यहाँ पे किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये उसी टाइप से है जैसे आप कहीं जा रहे हो किसी सभा के अंदर, वहाँ पे कई सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं और वो रोक रहे हैं आपको, बट अब यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो रोक रहे हैं, इन्फ्लक्स को रोक रहे हैं। ओके भाई, तो इसलिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ की जो गेट चैनल्स हैं उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ज़्यादा इन्फ्लक्स ना हो जाए। ओके, तो ये इसका एग्जांपल क्या है? लार्ज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और चार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब कुछ कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे माल्टो प्रोटीन है। अब माल्टो प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इस्ट्रेशिया कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर होता है, जो कैसा है? होमो ट्राइमर है, यानी 3 मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ है, सेम टाइप, यानी होमो ट्राइमर यानी सेम टाइप ऑफ यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। होमो मीन्स सेम टाइप और ट्राइमर मीन्स 3 यूनिट से मिलकर बना है। ये क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है एस्चेरिचिया कोलाई की, जो क्या करता है? अभी ये क्या करता है कि माल्टोज जो है ना उसको गेटेड करता है, यानी उसके इन्फ्लक्स को गेट करके रखता है माल्टोपोरिन। ओके, इसके बाद आता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज फाउंड इन आरबीसी ऑफ ब्लड। अब आरबीसी ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होती है एंड इट हेल्प्स टू रेगुलेट द ग्लूकोज, यानी ब्लड से, फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल, है ना? यानी ग्लूकोज जो है वो ब्लड से सेल में आएगा, तो सेल को उसको गेट करने का क्या काम, क्या करेगा, कौन करेगा? वो करेगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब इस डायग्राम्स की हेल्प से हम समझेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता किस टाइप से। ओके, नॉर्मली तो देखिए ये क्या है? लिपिड बाइलेयर है, इसको आप लेबल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको रट गई होगी लिपिड बाइलेयर है। ओके, अब यहाँ पे जो ये जो गेट्स बने हुए हैं ना, तो गेट्स पर एक स्ट्रक्चर है, एक रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मॉलिक्यूल आके जुड़ा, कोई भी मॉलिक्यूल आया, प्रोटीन चैनल के जो ये रिसेप्टर है, अब इसमें यहाँ पे मॉलिक्यूल आया और वहाँ पे जुड़ गया, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बाइंड टू स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, फिर क्या हुआ कि उसने उसको लाइक क्या हुई? मूवमेंट हुई है प्रोटीन चैनल के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती हैं जैसे, तो वो क्या करती है? फैसिलिटी प्रोवाइड करती है डिफ्यूजन के अंदर। तो अब क्या हुआ? ये जैसी मूव करी अंदर की तरफ, अब मूव करने के बाद इसने अंदर थ्रो कर दिया किसको? मॉलिक्यूल को। सो मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड ऑन दी साइड ऑफ मेम्ब्रेन, यानी अब क्या है? अब ये क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट है, और ये साइटोसोल है, साइटोसोल के अंदर क्या आ गया? वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आ गया। तो यानी एक गेटेड फैसिलिटी की प्रोवाइड की, पर क्या इसमें किसी भी टाइप के एटीपी की रिक्वायरमेंट हुई? नहीं, यहाँ पर किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई।
नॉर्मली क्या हुआ, सिर्फ फैसिलिटेट किया उसको ट्रांसपोर्ट को, तो इसलिए इसको हमने फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन बोला। नेक्स्ट चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना कि टाइप्स ऑफ कैरियर प्रोटीन सिंथेसिस, यानी किस टाइप से सिंथेसिस करता है कैरियर प्रोटीन, है ना। अब मॉलिक्यूल का, अब एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, जैसे कोई ये मॉलिक्यूल है, ये हमने जो बनाया है ये एक मॉलिक्यूल है ना। अब मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिपोड के। यूनिपोड जो है उसमें एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे आएगा, जबकि सिम्पोर्ट वाली कंडीशन है, तो एक सिम्पोर्ट वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन है, सिम्पोर्ट, पोर्ट यानी पोर्ट कर रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। यानी क्या कर रहा है कि सॉल्यूट या फिर जो उसके को ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट यानी जो मेन सॉल्यूट है, और उसके साथ में जो को ट्रांसपोर्ट यानी कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो सेम टाइम पर जाएंगे, प्लस वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम सिम्पोर्ट। मीनवाइल अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। और अब एंटीपोर्ट क्या होगा, अब इजली समझ में आ रहा है कि एंटीपोर्ट के अंदर एक अंदर से बाहर जा रहा है और बाहर से एक अंदर आ रहा है, ये माना कि को सॉल्यूट है, तो को सॉल्यूट बाहर से अंदर आ रहा है, तो और जो सॉल्यूट है वो अंदर से बाहर जा रहा है, किसके अक्रॉस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ये नहीं भूलना है। तो इसको हम कैरियर प्रोटीन सिंथेसिस इस टाइप से होती है। नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा जाने वाला पार्ट, गेटेड मैकेनिज्म इन प्रोटीन चैनल, इस पे स्टार मार्क कर लेना, पूरा की पूरा पूछे जाने वाला पार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, सबसे पहले क्या आता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, दूसरा आता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, तीसरा आता है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स, चौथा आता है लाइट गेटेड आयन चैनल्स, और एक स्पेशल टाइप हमेशा की तरह क्या, एक्वापोरिन्स। अब फर्स्ट हम बात करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये गेटेड मैकेनिज्म है क्या। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले गेट की बात की थी, उस बॉडीगार्ड, वो कई सारे बॉडीगार्ड की बात करी थी हमने प्रोटीन चैनल के अक्रॉस। ओके, तो अब वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को, और फैसिलिटेट डिफ्यूजन के अंदर ही आ रहा है ये ना पार्ट, ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज गेटेड, है ना। अब क्या है, फैसिलिटी कैसी है कि वोल्टेज टाइप है, यानी आप क्या करोगे, चार्ज में चेंज होगा ना, तो चेंज विद वोल्टेज ग्रेडियंट यानी चार्ज डिपेंडेंट। अगर किसी भी चार्ज के अंदर चेंज हुआ तो तब जाके वो गेटेड चैनल एक्टिव होगा, यानी हमने करंट दौड़ा दिया किसी गेट के अंदर, तो इस टाइप से मान लो इसको। या फिर लिफ्ट की बात कर लो, तो लिफ्ट क्या है, वोल्टेज गेटेड है, तो यानी वोल्टेज हाई या फिर लो इस टाइप से चलती है उसका जो जो गेट है। तो क्या कर रही है वो, अपन अपन क्या हो रहे हैं कि उसके इनफ्लक्स यानी अंदर की साइड आ रहे हैं, अपन लिफ्ट के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी चार्ज अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज का इनफ्लक्स हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस टाइप की मैकेनिज्म किसके अंदर वर्क करती है, न्यूरॉन्स के अंदर और मसल सेल के अंदर ना। आपने सुना होगा कि कई सारे जो शॉक हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू लगते हैं ना, यानी न्यूरॉन्स के अंदर भी शॉक दौड़ता है या फिर करंट दौड़ता है। ओके, एग्जांपल, एज अ इम्पल्स पासेस, जैसे ही इम्पल्स पास होती है ना, तो क्या होता है, रिडक्शन इन वोल्टेज, तो वोल्टेज के अंदर क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब कैसे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन किस टाइप से हो सकता है, जैसे वोल्टेज के अंदर कोई भी रिडक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, यहाँ से ज्वाइन कर लेना प्रीवियस वाले को। ओके, सो सबसे पहला जो अब गेटेड चैनल है वो है वोल्टेज गेटेड चैनल, है ना। तो अब उसमें क्या है कि अब चार्ज है, अभी हमने बोला था कि शॉक लगा दिया किसी को, लाइक आपने लिफ्ट की बात कर ली, तो लिफ्ट के अंदर क्या है कि वोल्टेज डिफरेंस ही चलता है वहाँ पे गेट की ओपनिंग के लिए। तो वहाँ पे अगर इन्फ्लक्स हो रहा है, लाइक लोग आ रहे हैं लिफ्ट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, सो यहाँ पे हम बात करें कि जो चार्ज है वो चार्ज डिपेंडेंट होता है एक्चुअल में वोल्टेज गेटेड। तो न्यूरॉन्स और मसल्स, इसके मसल सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, कि चार्ज के बेसिस पर जो है वो गेट ओपन होते हैं और वहाँ पे इन्फ्लक्स होता है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। तो क्या है कि जैसे कोई नर्व इम्पल्स है वो पास करती है किसी भी न्यूरॉन के थ्रू। ओके, तो आप क्या है कि वहाँ पे रिडक्शन होता है वोल्टेज का, वोल्टेज रिड्यूस हो गया।
अब रिड्यूस होते ही वोल्टेज के क्या होता है कि सोडियम जो चैनल है वो एडजेसेंट पोर्शन पर, अब यहाँ ये लगातार पोर्शन पर नहीं, एडजेसेंट पोर्शन पर क्या होगी, क्या होगी, एक्टिव हो जाएंगे। अब क्या है कि वो जो एक्टिवेशन हुआ उसकी वजह से ओपनिंग हो जाएगी इन चैनल की, जिसकी वजह से जो इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम आयन का, सोडियम आयन अंदर आएंगे। अब कितने अंदर आएंगे, तो ये 7,000 सोडियम आयंस पास थ्रू ईच चैनल ड्यूरिंग दी ब्रीफ पीरियड। ब्रीफ पीरियड यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, तो 1 मिली सेकेंड के अंदर 7,000 सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे, और कुछ इस टाइप से इसकी वर्किंग होती है ना। दिस वॉज लर्न बाय यूजिंग ऑफ द पैच क्लैम्प टेक्निक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये कुछ कम पढ़ाते हैं लोग, बट ये आ भी सकती है। तो पैच क्लैम्प टेक्निक टेक्निक के बारे में हम एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे, है ना, जिसमें समझेंगे कि पैच क्लैम्प टेक्निक होती कैसे है और किस टाइप से इसके अंदर रीडिंग ली जाती है। ओके, तो अब वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे ये सोडियम आयन है ना। अब सोडियम आयन नॉर्मली क्या है, अभी ये जो चैनल है प्रोटीन चैनल वो क्या है, क्लोज्ड कंडीशन में है। अब क्लोज कंडीशन है, रेस्टिंग पोटेंशियल में द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आर क्लोज्ड। तो लाइक रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन है। अब चैनल क्लोज्ड है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अंदर की तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर की तरफ कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये कैसे हो गया, क्यों कि चैनल ओपन हो गए, कौन से, सोडियम चैनल। अब सोडियम आयन क्या है, अंदर की तरफ आ रहे हैं, सोडियम आयन अंदर की तरफ आएंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पर होगा डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, और क्या होंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस। जनरली क्या होता है कि जब भी कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं ना, तभी जाकर पोटेंशियल जो है वो चेंज होता है, साथ ही साथ में चैनल होते हैं ओपन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है लिगेंड गेटेड चैनल्स की। ओके, आयन चैनल्स की बात ही कर रहे थे हम, तो इसके अंदर सेकंड कैटेगरी है लिगेंड गेटेड चैनल। ओके, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं ये, कई सारे, सबसे पहले लिगेंड बाइंड करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारा पोटेंशियल चेंज हो रहा था। अब जैसे ही पोटेंशियल चेंज हो रहा था तो वहाँ पे चैनल ओपन हो रहे थे। अब यहाँ पे ओपनिंग कैसे होगी, कोई लिगेंड बाइंड करेगा, तो लिगेंड बाइंड करेगा तो जैसे ही चैनल ओपन हो जाएगा। ओके, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड है कोई। अब यहाँ पे क्या है कि दो कैटेगरी आ जाती हैं लिगेंड गेटेड चैनल के अंदर, कौन सी, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड और इंट्रा सेलुलर लिगेंड, यानी अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से डिफरेंट होता है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड का एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर आपने सुना होगा कि क्या करता है कि हाँ, हमारे जो एसिटाइल कोएंजाइम कोलिन है, एसिटाइल कोलिन जो है वो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का जो है उसके अंदर फॉर्मेशन होती है, ये एक टाइप की। तो अब ये क्या है कि ट्रांसमीटर गेटेड चैनल है ना। न्यूरोट्रांसमीटर वाले को क्या बोलता है, ट्रांसमीटर गेटेड चैनल। इसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमीटर गेटेड चैनल क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड गेटेड चैनल का टाइप है। ओके, फिर उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन बाइंड एट सर्टेन सिनेप्सिस ओपन चैनल्स दैट एडमिट Na प्लस आयन एंड इनिशिएट ए नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन। यानी इनिशिएशन के लिए क्या करता है एसिटाइल कोएंजाइम कोलिन जो है, कोई एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि बाइंड करता है किसी सिनेप्स से। अब सिनेप्सिस से बाइंड करने पर ये जो चैनल है वो कैसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमेशा क्या होता है कि बाइंडिंग होती है और देन चैनल ओपन हो रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। अब इसका ये देखना, ये कोई वो नहीं है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, नहीं 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 नहीं, ये इस टाइप से देखिए। सबसे पहले इसकी बात करें तो ये है एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड वाला जो एग्जांपल है उसका पार्ट। ओके, और ये है इंट्रा सेलुलर लिगेंड वाला एग्जांपल का पार्ट। ओके, ये नीचे वाली साइटोसोल है। अब बाहर से अगर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, तो अब बाइंड जैसे ही बाइंड करेगा ना यहाँ पर, अब क्या होगा कि जो स्पेस देख रहे हो आप, ये जो स्पेस है वो ओपन हो जाएगी, वो और वाइडन कर जाएगी। तो जैसे ही स्पेस वाइडन होगी, जैसे ही, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ जाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है। वहीं अगर इंट्रासेलुलर लिगेंड की बात करें, यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइंडिंग हो रही है और फिर देन ओपनिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे इंट्रासेलुलर में क्या होगा कि अंदर की तरफ कोई लिगेंड है वो बाइंड किया और फिर उसके बाद में यहाँ से मॉलिक्यूल जो है वो आउटर सरफेस की तरफ ट्रांसफर हो गया। कैसे
कि ये फिर से क्या हुआ कि ये जो चैनल है वो क्या कर गए, वाइडन कर गए यानी बढ़ गए। ओके, इट्स वाइडन। ओके, और ये जो मैंने दोबारा से बता दूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, ये कोई और एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। जस्ट शोकेस किया कि बार बार में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी पड़ती है, इस वजह से लाइन से शोकेस कर दिया इस बाइलेयर को। ओके, ठीक है। और इंट्रासेलुलर लिगेंड, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आयन गेटेड चैनल और न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। ओके, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वहाँ पे क्या थे, एक्स्ट्रा सेलुलर के न्यूरोट्रांसमीटर वाला था यानी ट्रांसमीटर गेटेड चैनल था, और यहाँ पे क्या है इंट्रा सेलुलर में आयन गेटेड चैनल और न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल। बहुत ईजी है ना। उसके बाद अब इसका एक स्पेशल एग्जांपल देख लेते हैं कि गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा आपने नाम सुना होगा, गाबा जो है वो बाइंड करता है। अब क्या है, ये बाइंड करता है और बाइंड करने से अभी गाबा कहाँ बाइंड करता है, गाबा बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर्स पे, है ना, सेल के। अब इसकी वजह से ये जो Cl माइनस जो आयन है वो यानी क्लोराइड आयन है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा। अब ये सॉरी ये क्लोराइड आयन जो है वो अंदर की तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर नर्व इम्पल्स का क्रिएशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे नर्व इम्पल्स क्रिएट नहीं होगी, यानी नर्व इम्पल्स को जैसे इनिशिएट करने का काम कर रहा था न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो वहाँ पे इनिशिएट हो जाएगी, और गाबा होगा तो वहाँ पे जो है इनिबिट हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, रेगुलेट चैनल इन्वॉल्विंग इन न्यूरल रेस्पॉन्स टू ऑर्डर्स एंड लाइट, है ना, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो उसको करने का काम करेगा साइक्लिक एएमपी, है ना, और साइक्लिक जीएमपी, है ना, एडिनाइल मोनोफॉस्फेट और गुआनिन मोनोफॉस्फेट, इस तरीके से होते हैं ये एएमपी और जीएमपी। ओके, और एटीपी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है, एटीपी कहाँ से आ गया, है ना, एटीपी तो फिर से अगर बात करें तो ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। नहीं, इसको एक्सेप्शन है, स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटीपी जो है अब वो भी बाइंड कर सकता है कई चैनल से, जैसे उसकी वजह से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, है ना, वो आउटसाइड जाते थे सेल के। अब सेल के जैसे कोई सेल है उससे अगर हमें क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का आउटसाइड करना है, बाहर निकालना है, तो एटीपी बाइंड करता है उसके चैनल्स में। ओके, ये डिफेक्टिव होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस कंडीशन में, जिसकी वजह से क्लोराइड और बाइकार्बोनेट बाहर नहीं जा पाते। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली चीज़ें हैं, इनको पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स के अंदर। ओके, बहुत। और हाँ, एटीपी से कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। अगर ये स्पेशल कैटेगरी आए क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इनफ्लक्स वाली, ओके, इनफ्लक्स सॉरी आउटफ्लक्स वाली, आउटसाइड जाने वाली, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी फिफ्थ सॉरी थर्ड, मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। अब ये क्या है, मैकेनिकल स्टिमुलाई पर डिपेंड करती है। कैसे, जैसे ये है कोई चैनल है, अब यहाँ पे मैकेनिकल स्टिमुलाई मिला, अब मैकेनिकल स्टिमुलाई का एग्जांपल ले सकते हैं हम, कोई साउंड वेव आई और साउंड वेव से टकराई, अब साउंड वेव जैसी टकराई ये ओपन हो गए चैनल, और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो गया जिसके थ्रू सॉरी यहाँ पे एक पोल क्रिएट हो गया जिसके थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जा सकता है ना। Sound waves bending the cilia like projection on the basis of hair cell of the inner ears opens up ion channel leading to creation of nerve impulse interprets as the sound by brain। यानी साउंड वेव आई तो एक सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं हमारे जो इनर ईयर है उसके अंदर हेयर लाइक सेल होती हैं, हेयर सेल जिसको बोलते हैं, तो उनसे साउंड टकराई। अब उनके टकराने की वजह से एक स्टिमुलस मिला, अब स्टिमुलस की वजह से क्या होगा कि ये जो आयन चैनल्स हैं वो ओपन आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जैसे ही आयन चैनल जो है ओपन हुए, फिर से वही होगा कि आयन इन्फ्लक्स होगा, आयनिक इन्फ्लक्स की वजह से नर्व इम्पल्स जनरेशन होगा, और वो नर्व इम्पल्स जनरेशन कहाँ तक जाएगा, वो ब्रेन तक जाएगा हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू। ओके, जो जिसको साउंड एज ए साउंड बताया जाएगा ब्रेन में। ओके, ओके, इसको हम फर्दर देखेंगे जब हम नर्वस सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। ओके, उसके बाद आता है डिफॉर्मेशन ऑफ द सेल of the stretch receptors opens ion channels leading to similar type of stretch receptor है कोई भी सेल का, है ना, स्ट्रेचिंग के लिए। तो अब क्या है, जैसी स्ट्रेच रिसेप्टर
ओपन कैसे होगा कि कोई भी डिफॉर्मेशन हुआ, अगेन स्टिमुलस मिला, कोई भी डिफॉर्मेशन हुआ जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव होगा, फिर से आयनिक इन्फ्लक्स होगा, आयनिक आयन चैनल कैसे ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेशन होगा, फिर नर्व इम्पल्स जनरेट करके क्या होगी, ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, वही सेम मैकेनिकल गेटेड चैनल की तरह आता है लाइट गेटेड चैनल फॉर आयंस या लाइट गेटेड आयनिक चैनल, है ना। अब ये कैसे ओपन होते हैं, ये ओपन होते हैं कि कोई भी लाइट का स्टिमुलस मिला। अब यहाँ पे लाइट, वहाँ पे क्या हो रहा था कि मैकेनिकल स्टिमुलाई मिल रहा था, इसमें क्या हुआ कि लाइट का स्टिमुलाई मिला। ऑल्सो नोन एज चैनल रोडोप्सिन्स। रोडोप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन रॉड सेल जो प्रेजेंट होती है हमारे आईज के अंदर। ओके, और द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसेंसिटिव आयन चैनल्स हैज ए रेटिनल ग्रुप, okay, which can absorb light and goes through a conformation changes which open up the ion channel. It means कि कोई भी लाइट आई, लाइट स्टिमुलाई आया तो फोटो सेंसिटिव जो आयन चैनल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जो कि कहाँ पे है, वो रेटिनल ग्रुप है ना। वो क्या होगा कि लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, अब एब्जॉर्प्शन होगा तो वहां से आयंस का इन्फ्लक्स होगा, अगेन आयन का इन्फ्लक्स होगा तो वहां से नर्व इम्पल्स का जनरेशन होगा और फिर वो उसको पता लगाया जाएगा ब्रेन के द्वारा कि किस टाइप से क्या क्या स्टिमुलाई है और उसको प्रोसेस किया जाएगा ब्रेन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट चीज, अगर हम इसका डायग्राम देख लें, वैसे तो ये जनरली बताया नहीं जाता, फिर भी हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं इसको, कि माना कि 470 nm की कोई भी वेवलेंथ की लाइट आई और वो टकराती है इन फोटोसेंसिटिव चैनल्स पर। फोटोसेंसिटिव चैनल्स जब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, यहाँ पे CHR2, इसका मीन है चैनल रोडोप्सिन 2। क्या है, चैनल रोडोप्सिन 2, इसको नोट डाउन कर लेंगे, चैनल रोडोप्सिन। इसकी वजह से सोडियम आयन जो है वो अंदर आ रहे हैं। ओके, जैसे कैसे 470 nm की लाइट अप तो लाइट गेटेड आयन चैनल्स मॉड्यूलेशन बाय द ऑप्टोजेनेटिक स्टिमुलाई एंड बर्स्ट एक्शन पोटेंशियल मींस। अब ऑप्टोजेनेटिक मॉड्यूलेशन किया है ना, किया है, ये ऑप्टोजेनेटिक मॉड्यूलेशन है क्या, जैसे ट्रैकीकार्डिया वाली कंडीशन। ट्रैकीकार्डिया होता क्या है कि ऐसे कोई भी हमारे जो हार्ट है उसकी जो बीपी है यानी प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बीटिंग जो है वो बढ़ जाती है ना। अब बीटिंग बढ़ती है तो कंडीशन होती है कि बाई चांस जो है फोटो सेंसिटिव कंडीशन है, फोटो ज़्यादा अमाउंट में फोटोन्स जो हैं वो आइज़ के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी बहुत ही हाई लाइट है ना, इंटेंस लाइट है, उस कंडीशन में हमारी हार्ट बीट बढ़ सकती हैं। उसको मेंटेन करने के लिए कैटेगरी देखी गई है कि इसकी ट्रीटमेंट की तरह भी देख लो इसको, है ना। इसी भी चैनल पर 470 nm की लाइट डाली और वहाँ से क्या हुआ कि उसका रिएक्शन शोकेस करता है वो सेल, जैसे कार्डियक सेल जो हैं वो इसमें आती हैं। तो ये क्या है, चैनल रोडोप्सिन 2। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो पार्ट था वो था कि कितने टाइप के गेटेड चैनल होते हैं और किस टाइप से वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, और एक स्पेशल लेक्चर के बारे में भी मैंने बताया था कि मैं उसके बारे में समझाऊंगा कि क्या होती है पैच टेक्निक, क्या होती है कि किस टाइप से मेज़रमेंट किया जाता है किसी भी आयनिक आयंस का, या फिर किस टाइप से जो डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है उसका मेज़रमेंट किया जाता है एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। उसके लिए आप वेट करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर का, जहाँ पे हम फर्दर ऑस्मोसिस और वो डिस्कस करेंगे। ओके।